Hello and welcome again in your history class. So it's your teacher Deepak Tiwari here with a new topic which is based on Alauddin Khilji. तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे जुड़े उसके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सिस्टम, अर्ली लाइफ एंड द आर्किटेक्चर एज वेल। तो आज हम इनके बारे में बहुत ही ब्रीफ डिस्कस करेंगे। इसके पहले के सेशंस में और वीडियोस में मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द टर्किश एम्पायर इन इंडिया। सो आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, तो जिसका रेन पीरियड होता है 1296 से 1316 के बीच में। सो 20 इयर्स ये रूल करता है। देन अगर आप देखें तो ही वाज द सन ऑफ शाहिबुद्दीन मसूद खिलजी। तो शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का ये सन होता है, ये लड़का होता है, एंड उसका एक अंकल होता है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। तो इन 1296 ही हैज किल्ड हिज अंकल एंड मेक हिमसेल्फ अ सुल्तान इन 1296, okay, and ascended the throne in 1296. So before that, let me some recall about its early life or the introduction of Alauddin Khilji. Let me start. So he achieved a less education. वो कम education पाता है, but he was very strengthened his आर्मी और मिलिट्री वेलफेयर। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्किलफुल वारफेयर टेक्नोलॉजी में होता है, यानी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो। देन अब इसकी अर्ली लाइफ स्टार्ट करते हैं। एक होता है मलिक छज्जू। मलिक छज्जू हु वाज द सूबेदार ऑफ कड़ा मानिकपुर नियर प्रयागराज और इलाहाबाद। इलाहाबाद के 60 किलोमीटर के पास में ही एक कड़ा मानिकपुर नाम की जगह है, तो उसका सूबेदार होता है मलिक छज्जू। तो अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड मलिक छज्जू एंड मेक हिमसेल्फ द सूबेदार ऑफ कड़ा मानिकपुर। तो कड़ा मानिकपुर का वो सूबेदार बन जाता है। देन मानिकपुर के जो सरदार होते हैं, यानी मानिकपुर के पहले के जो सरदार रहते हैं, वो इंस्पिरेशन देते हैं, किसको इंस्पायर करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि तुम सुल्तान बन सकते हो। यानी कि इसको किसी ना किसी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि खिलजी सुल्तान बन जाए, और उसको वो मोटिवेट करते हैं कि आपको सुल्तान बनना चाहिए। तो अब इनके दिमाग में, इनके माइंड में बीज बो दिया जाता है कि हाँ, मैं भी सुल्तान बन सकता हूं। बट उसके सामने समस्या क्या होती है? द प्रॉब्लम इज दैट हिज अंकल जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन उसका अंकल होता है। तो इस समय सुल्तान कौन होता है? जलालुद्दीन, यानी उसका खुद का चाचा। देन अब होता क्या है कि जलालुद्दीन अपनी डॉटर की शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है, यानी कि इसकी कजिन अलाउद्दीन खिलजी की जो कजिन होती है वो उससे शादी कर लेती है, यानी कि जलालुद्दीन उससे शादी कर देता है। होता क्या है कि लेकिन वो जो पत्नी, जो वाइफ होती है अलाउद्दीन खिलजी की, और उसकी जो सास होती है, मदर इन लॉ, जिसका नाम है मल्लिकाए जहां, वो उससे बहुत परेशान होता है दोनों से। ठीक है। देन अब बात आती है 1292 की। इन 1292, ठीक है, 1292 में जलालुद्दीन सुल्तान की ऑर्डर से, सुल्तान कौन है अभी आपका? जलालुद्दीन। और अलाउद्दीन क्या करता है? 1292 में भिलसा नाम की एक जगह होता है, उसको इन्वेड करता है, भिलसा। ठीक है, भिलसा को जीतता है और सूबेदार बन जाता है किसका? अवध का। तो सुल्तान जो आपका जलालुद्दीन होता है वो अलाउद्दीन को सूबेदार बना देता है, कहां का? अवध का। तो सबसे पहली बात, अब यहीं पर उसकी सूबेदारी, पहले कड़ा मानिकपुर, दूसरा 1292 में अवध की सूबेदारी को वो कंक्वर कर लेता है, बन जाता है। देन इन 1296, अब 1296 का जो एक्सपीडिशन है वो है कहां पर? इसका देवगिरी पर। ठीक है, देवगिरी। देन देवगिरी पर आक्रमण करता है और उसकी पूरी वेल्थ को इकट्ठा कर लेता है, पूरा लूट लेता है, इन्वेड कर लेता है 1296 में देवगिरी को। एंड अब देखिए उसकी कॉन्स्पिरेसी। देन ऑल्सो इन 1296 में वो सुल्तान को, यानी अलाउद्दीन खिलजी किसको? जलालुद्दीन को बुलाता है कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी को सरदारों का सपोर्ट था, और क्या करता है? करता यह है कि 1296 में ही वो सुल्तान को मार देता है, यानी कि अपने ही चाचा जलालुद्दीन को वो मार देता है और खुद उधर की सुल्तान पर बैठ जाता है, यानी थ्रोन पर एसेंड हो जाता है, सुल्तान के नाम से खुद को घोषित करता है, अपॉइंट करता है। देन अब यहां पर एक बात है, अभी भी वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल स्थापित नहीं करता, ओनली ये सुल्तान है कहां का? कड़ा मानिकपुर का। अब ये क्या करता है कि दिल्ली उस समय क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, बिकॉज देयर इज नो रूलर, नो सुल्तान ओवर देयर, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी को वो मार चुका है। तो दिल्ली खाली हो जाती है और दिल्ली में आक्रमण कर देता है, और 1292 दिल्ली पे आक्रमण करता है और
जलालुद्दीन का जो छोटा लड़का जिसको हम बोलते हैं रुकनुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी वहां से भगा देता है और वो कहां चला जाता है, लाहौर भाग जाता है। ठीक है, देन अब इट इज द टाइम पीरियड ऑफ 1296 जहां पर वो खुद का इनकारनेशन यानी खुद का राज्याभिषेक दिल्ली में करवाता है। देन ही हैज अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड एस्टैब्लिश द खिलजी डायनेस्टी अगेन। सो अब व्हाट वर द बेसिक प्रॉब्लम्स बिटवीन हिम, यानी उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। देखिए, बिकॉज ही हैज किल्ड हिज ओन अंकल, वो अपने ही अंकल जलालुद्दीन को मार चुका होता है, जिसकी वजह से जो प्रजा होती है, जो पीपल्स होते हैं, वो उससे नफरत करते हैं। पहला तो चीज ये हो गया। एंड ऑल्सो जो जलाली यानी जलालुद्दीन के जो सपोर्टर्स थे वो हमेशा इस ताक में रहते थे कि किस तरीके से इसके ऊपर आक्रमण करके इसको थ्रोन से हटा दिया जाए, तो इनसे इसे सबसे बड़ा खतरा हुआ था। दूसरा, जो जलालुद्दीन था यानी उसका अंकल, उनका बड़ा सन जिसका नाम था अरकली खान, अरकली खान, हु वाज द एल्डर सन ऑफ जलालुद्दीन। तो ये पंजाब, मुल्तान, सिंध और का जो रूलर होता है, इंडिपेंडेंट रूलर होता है। तो जब ये रुकनुद्दीन को दिल्ली से भगाता है तो उसकी मां, ठीक है, यानी कि मल्लिकाए जहां, देन रुकनुद्दीन और उसकी वाइफ किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, किसके पास भाग जाती हैं, अरकली खान के ऊपर। तो दे विल गेट टुगेदर एंड क्रिएट द प्रॉब्लम बीनेथ फॉर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब मिलकर अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक आक्रमण कर सकते हैं या खतरा साबित हो सकते हैं, थ्रेट हो सकते हैं। देन ये दूसरा चैलेंज हो गया। तीसरा चैलेंज है द नॉर्थ वेस्ट खोखर्स कम्युनिटी। तो खोखर्स जो होते हैं वो समय समय पर इन्वेड करते रहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट से खोखरो जो जनजाति जो कम्युनिटी होती है उसका आक्रमण, उसका इन्वेडर हो सकता था। एंड मंगोल्स का इन्वेजन भी हो सकता था, क्योंकि मंगोल्स के इन्वेजन की बात करें तो 1297, 1299 और यहां तक कि वन आफ्टर द अनदर, एक साल के बाद दूसरे साल, ऐसे करते करते 1308 तक लगातार मंगोल के इन्वेजन होते हैं। हालांकि 1308 के बाद कोई भी मंगोल इन्वेजन नहीं होता है। तो ये लगातार 1296 से अगर देखें 1297 से लेके 1308 तक लगातार मंगोल के इन्वेजन से इसको खतरा रहता है। एंड ऑल्सो द प्रोविंसेस ऑफ राजस्थान। राजस्थान क्या होता है, उस समय इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, साथ साथ में जैसे चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, इससे लगातार इसके चैलेंजेस मिलते थे बिकॉज राजपूत वर रूलिंग दैट टाइम। देन आगे बुंदेलखंड, मालवा, मेवाड़, तो दीज वर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर हिम। उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, तो उसको इनसे चैलेंज मिलता है। देन अब बात आती है कि इन सारे के सारे चैलेंजेस से निपटा कैसे जाए, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस इश्यूज व्हिच आर कमिंग फॉर यू। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अपनी टैक्टिक्स को समझता है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करवाता है। कैसे, जैसे ही वो थ्रोन पर बैठता है तो थ्रोन को कैप्चर करने के जितने भी दावेदार होते हैं, जैसे रुकनुद्दीन, अरकली खान, इन सबको एक एक करके अंधा करवाता है, ठीक है, ब्लाइंड कर देता है और हर किसी को मारता चला जाता है। इस तरीके से इसने जितने भी ब्लड रिलेशंस थे जलालुद्दीन से संबंधित सबको मार डाला पहला, और रिबिलियंस जितने भी होते हैं, रिबेल्स होते हैं, उनको सप्रेस करता है, क्योंकि सप्रेस करना रिवॉल्ट का बहुत जरूरी होता है। एंड सॉलिडेटेड रूल स्थापित करता है, एस्टैब्लिश्ड एंड सॉलिडिफाई देयर एम्पायर और अ रूल। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव के ऊपर वो काम करता है। सारे के सारे ब्लड रिलेटिव जो कि थे आपके किसके, जलालुद्दीन के, उनको मारता है, रिबेलियंस को सप्रेस करता है एंड कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर, ये चीज आती है। देन अब कौन कौन सी टैक्टिक्स वो अपनाता है, तो क्या करता है, जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनके पास बहुत वेल्थ बांटता है, उनको खूब वेल्थ बांटता है, क्योंकि इसने क्या किया होता है, जलालुद्दीन को मार दिया होता है तो जनता उससे घृणा करती है, नफरत करती है, ताकि वेल्थ इतना बांट दो कि लोग भूल जाएं कि मैंने किसी की हत्या भी की थी, मैंने जलालुद्दीन को मारा भी था। देन जितने भी इसके सपोर्टर्स, लॉयल्स होते हैं, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठा देता है। देन ऐसे जलालुद्दीन सरदार जो जलालुद्दीन को सपोर्ट करते थे उनको खुद से अच्छी अच्छी पोस्ट देता है, और अगर कोई उसके खिलाफ बगावत करता है तो उसके पास एक ही होता है कि उसको मरवा डालो। तो यानी कि वो जलालुद्दीन के जो सरदार होते हैं उनको पोस्ट देने की कोशिश करता है, अपनी तरफ मिलाने की, इन केस दे आर नॉट बी एबल टू सपोर्ट हिम, देन उनको वो मरवा देता है। देन
अंधा करके सबको मरवा डालता है एक के बाद एक। अब बात आती है मंगोल इन्वेजन की एक खतरा था, तो 1297 से लेके 1308 के बीच में सीरियल्स ऑफ मंगोल इन्वेजन वेर डिपेक्टेड देयर। हर किसी मंगोल इन्वेजन को वो खत्म करता है, ठीक है, और मंगोलों को हराता है, और 1308 के बाद कोई भी मंगोल इन्वेजन अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी नहीं हो पाता है। Then there was the winnings and the successors of his. He has appointed or depicted as the सिकंदर सेकंड, यानी अपने आप को एक टाइटल प्रोवाइड करता है सिकंदर सेकंड यानी सानी या सिकंदर सेकंड अपने आप को एक टाइटल देता है, बिकॉज वन आफ्टर द अनदर सक्सेसर, एक सक्सेसर के दूसरे सक्सेसर बाद, एंड इस्टेब्लिश द मोनार्शियल फॉर्म ऑफ रूल, सल्तनत कैसी मोनार्शियल सल्तनत की स्थापना करता है, द खिलजी डायनेस्टी। सो लुक ओवर द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट हिम, एज वी नो दैट ही वाज मुसलमान, वो मुसलमान था, मुस्लिम था, बट कभी भी उसने अपनी स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिसी के बीच में धर्म को यानी रिलीजन को कभी भी इंटरफेयर करने का मौका नहीं दिया। एंड ही इज अपॉइंटेड एज, देन धर्म के दायरे में रहकर वो कभी भी उसने रूल किया नहीं। एंड सुपर पावर, खुद को बोला कि सुल्तान हैज अ सुपर पावर, और कोई भी चीज है वो सुल्तान ही है यहाँ पर ऑन द अर्थ। एंड जितने भी उलेमास थे, ये जितने भी सरदार थे, हर किसी के पावर्स को ये खत्म कर देता है, हर किसी लैंड को वो क्या करता है, खींच लेता है, अपने पास ले लेता है, और हर किसी के पास कोई पावर देता ही नहीं है, यानी उनको बहुत ही कमजोर बना देता है। एंड ही एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रलाइज्ड मोनार्चियल रूल, इन तरीकों से वो एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली को स्थापित करता है। देन विद्रोह, अगर देखते हैं रिवॉल्ट, कौन कौन से रिवॉल्ट होते हैं और किस तरीके से वो इसको सप्रेस करता है और कैसे करता है। कुछ लोगों का नाम बता रहा हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। अकत खान की स्पेलिंग AQAT, अकत खान, ठीक है। देन मलिक उमर, ठीक है, ये एक दूसरा रिवॉल्ट हो गया इसका, इनके लोग के तो, और मुंगेर खान, देन हाजी मौला। तो ये रिवॉल्यूनिस्ट थे, ये समय समय पर रिबेल्स करते रहते थे, ये रिबेल्स थे, ये रिबेलियन स्टार्ट करते रहते थे। और जो एक न्यू मुसलमान थे, ठीक है, न्यू मुसलमान उनको कहा जाता था, जो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते थे और बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म में ये चेंज होते हैं, ठीक है। देन इनको हम न्यू मुसलमान कहते थे। तो इन सारे लोगों से अकत खान, मलिक उमर, मंगूर खान एंड हाजी मौला और न्यू मुसलमान, इनसे रिवॉल्ट होने की संभावना रहती थी। तो इन्होंने रिवॉल्ट किया और अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी के रिवॉल्ट्स को सप्रेस किया बारी बारी। देन अब क्या होता है इसका कारण, ठीक है, अब ये कौन कौन से प्रोविजंस लाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में पहले वो रणथंभौर, अपने एक्सपेंशन पॉलिसी के नजरिए से पहले वो रणथंभौर को 1301 में जीतता है। इन 1303 मेवाड़ को कैप्टिवेट करता है, मालवा को 1305 में कैप्चर करता है। देन डेक्कन वॉर की अगर बात करें तो मलिक कफूर को अपॉइंट करता है कि डेक्कन में जाकर वो वॉर को ओरिजिनेट करे। तो 1307 में देवगिरी, वारंगल इन 1310 and Hoysala in 1311 and against the Pandyas in 1311. Also Devgiri was the last invasion from his side Alauddin Khilji. So the policy of the Deccan is not to capture their territories but to capture their wealth. तो वेल्थ को लेने के लिए, क्योंकि साउथर्न जो एरियाज थे, डेक्कन जो एरियाज थे, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस थे, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, तो केवल वो उनकी वेल्थ को लेने के लिए गया और यहाँ पे मलिक कफूर को भेजा। कभी भी उसने उनकी टेरिटरीज को कैप्चर करने की बात की ही नहीं। देन वो कौन कौन से प्रोविजंस लाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजंस लाता है। तो होता है कि जितने भी अमीर होते हैं, उलेमा होते हैं, सुल्तान के पहले यानी कि जलालुद्दीन के टाइम में जितनी भी प्रॉपर्टी इन उलेमास को दी थी, सरदारों को दी थी, सबको कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, ठीक है। देन दूसरा, एक इंटेलिजेंस या स्पाई सिस्टम के स्टैब्लिश करता है वरीद ए मामलिक, इट इज द स्पाई सिस्टम, एक मुखबिर या यूं कहें तो इंटेलिजेंस सिस्टम और को स्टैब्लिश करता है वरीद ए मुमालिक, उसको हेड बनाता है, ठीक है। जो हेड ऑफ दैट स्पाई सिस्टम वो कौन होगा? आपका वरीद ए मुमालिक।
शराब या लिक्वर या ड्रिंकिंग को वो बैन कर देता है, भांग खाने को वो बैन कर देता है, और ये बोल देता है कि 20 से 25 माइल्स 20 से 25 माइल्स के बीच में कोई भी लिक्वर शॉप या ड्रिंकिंग शॉप्स नहीं होंगी। इट मींस कि लोग क्या करते थे कि इस ड्रिंकिंग पार्टीज के अकॉर्डिंगली आपस में एक दूसरे से मिलते थे और कॉन्स्पिरेसीज रचते थे, डिजाइन देयर कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान। तो इस तरीके से इन्होंने शराब पीने पर बैन लगा दिया, शराब खरीदने पर बैन लगा दिया, और एक शराब की जो दुकान हुआ करती थी वो 20 से 25 मील दूरी पर हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये फायदा हुआ उसको कि जो आपस में ट्रीटीज हुआ करती थी लोगों की गुपचुप और सीक्रेट जो ट्रीटीज होती थी, इसको ये दूर कर देता है। एंड ऑल्सो ही एस्टैब्लिश द वन कंसोलिडेटेड रूल और प्रोविजन दैट कि नो वन हैड अलाउड टू मेक द मैट्रिमोनियल अलायंस विदाउट परमिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो बिना अलाउद्दीन खिलजी के परमिशन के कोई भी शादी समारोह में, मैरिज पार्टी में भी नहीं जा सकता था। तो किस तरीके से इसने इन सारी चीजों को किया। देन आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज द टैक्सेशन सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम में हम इसमें टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे कि टैक्सेशन सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, क्योंकि मंगोल का इन्वेजन लगातार उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए एक कंसोलिडेटेड और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का होना, आर्मी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टू डिजाइन और कंस्ट्रक्ट दैट काइंड ऑफ आर्मी वी हैव नीड अ मच अमाउंट ऑफ रिसोर्स, दैट इज द मनी। तो वेल्थ होना बहुत जरूरी है। तो उस वेल्थ को पाने के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सिस्टम और टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। और एक इकोनॉमी मिनिस्टर जिसका हेड ऑफ द इकोनॉमी होगा वो होगा दीवान ए रियासत। तो हेड ऑफ दिस इज दीवान ए रियासत। दीवान यानी हेड, ए किसका, रियासत। रियासत मतलब इकोनॉमी। तो ये पर्शियन लैंग्वेज है। दीवान ए रियासत, रियासत मतलब इकोनॉमी, दीवान मतलब हेड। तो हेड ऑफ द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट इज द दीवान ए रियासत, वाज अपॉइंटेड बाय हिम, जिसको हम अलाउद्दीन खिलजी कह रहे हैं। देन क्या करता है, जितने भी प्राइज होता है, मनी होता है, वेल्थ होती है, प्रॉपर्टी होती है, सारे उलेमा, सारे सरदारों से कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद वो पूरी जनता में बराबर बराबर बांटता है ऑन द बेसिस ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड द सर्विसेज दे प्रोवाइडेड टू द सुल्तान। तो सुल्तान के प्रति वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उलेमा और सरदार, उनके उसके आधार पर इसको लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। तो देखिए पहले लैंड को खींच लिया, क्योंकि होता क्या था कि इनके पास बहुत लैंड होती थी, और एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए ये बराबर लैंड को डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स, अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। देन उसके बाद खूत को बोलते थे जमींदार, चौधरी यानी कि उनको लैंड ओनर्स भी बोल सकते हैं, एंड मुकद्दम, जो बेसिकली ये तीनों पोस्ट हिंदुओं के पास हुआ करती थी। मुकद्दम को बोलते हैं असिस्टेंट। ठीक है, तो मुकद्दम हो गया, चौधरी हो गया, खूत या जमींदार, दे आर ऑल द हिंदूज। तो बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। तो इनके लिए क्या करता है कि ये तीनों मिलकर क्या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सुल्तानों के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने शेयर्स अपने पास रहकर। होता क्या है कि ये सुल्तान को कम शेयर दिया करते थे और खुद ज्यादा प्रॉफिट में रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके सारे के सारे शक्तियों को खत्म कर दिया, इनकी पोस्ट को डिसॉल्व कर दिया, और उसके बाद इतनी खराब स्थिति हिंदुओं की हो जाती है कि ये रिवॉल्ट भी नहीं कर पाते, बिकॉज इनके पास वेल्थ नहीं है। तो ये रिवॉल्ट भी नहीं कर पाते हैं, इस तरीके की खत्म चीजें होती है। तो हिंदुओं के अगेंस्ट भी इसकी पॉलिसीज कुछ ऐसी रहती है जिसकी वजह से वो रिवॉल्ट ना कर पाए, उनको बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए। देन फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हैं हिंदू और रिवॉल्ट को खत्म कर देता है। देन एक लगान होती है जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, टैक्स जिसको हम बोलते हैं जकात। तो एक रेवेन्यू सिस्टम को ये देखिए आपको अगर मैं बात बताऊं तो जितने भी मुस्लिम डायनेस्टीज थी, अब वो चाहे वो आगे आने वाले समय में मुगल की डायनेस्टी हो, मुगल एम्पायर हो, या उसके पहले आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो 3 तरीके के टैक्स अपॉइंट किए थे, जजिया, जकात और खराज। जजिया, जकात एंड खराज। जजिया और जकात आपका रिलीजियस टैक्स था और खराज आपका ये लैंड टैक्स था। तो इसने एक लैंड टैक्स, रेवेन्यू टैक्स इंट्रोड्यूस किया, लैंड टैक्स को बोला खराज। और खराज जो होता था वो 1/2 यानी हाफ ऑफ द प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली ये खराज यानी कि लैंड टैक्स किसको, सुल्तान को प्रोवाइड करना पड़ता था। एंड ऑल्सो ही हैज इंट्रोड्यूस द न्यू टैक्सेस, दैट इज द हाउस टैक्स एंड द ग्रेजिंग टैक्स। चरने पर यानी जो कैटल्स होते वो चरने जो जाते थे उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था, और उसके साथ आपका एक और टैक्स था, वो था हाउस टैक्स, भी ये इंट्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से
वो लैंड मेजरमेंट कराता है, जकात इंट्रोड्यूस करता है विच बिलोंग्स टू द हाफ ऑफ द प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, और हाउस टैक्स and also the grazing tax were introduced by Alauddin Khilji under his revenue system. And ये देखा गया है कि 75 to 80% ऑफ जो टैक्स थे वो कौन दिया करते थे, वो पीजेंट्स किसान दिया करते थे। एंड उस समय जो मेजरमेंट की यूनिट थी वो थी बिस्वा। बिस्वा आज भी देखते हैं, जिसको आज हम बिस्सा बोलते हैं। बिस्वा वाज द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट एट दैट टाइम। एंड एक ट्रेड टैक्स भी ये इंट्रोड्यूस करता है। मुसलमान्स जो थे, जो मुस्लिम्स थे, वो 5% ट्रेड टैक्स देते थे, एंड हिंदुओं के ऊपर ये जो टैक्स था वो 10% टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। देन इसकी अब मार्केट सिस्टम को देखते हैं। अगर आप कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े तो उसके टैक्सेशन रेवेन्यू सिस्टम में आपका मार्केट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन ही कंट्रोल्ड ओवर ऑल द मार्केट्स। तो ये क्या करता है, इस मार्केट सिस्टम के अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ये क्या करता है, पूरे मार्केट सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करता है। राशनिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है, यानी राशन वितरण करने की पॉलिसी। यानी कि कभी जैसे ड्रॉप हो गया या फ्लड हो गया या क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, क्रॉप फेलियर होता है, तो ये राशनिंग सिस्टम अपॉइंट करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है, राशन भी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स, यानी ग्रेनरीज को भी निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि ये ग्रेनरीज तब काम किया करती थी जब आपकी नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती थी, फ्लड, ड्रॉप या क्रॉप फेलियर के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद इन ग्रेनरीज से ये लोगों को राशन प्रोवाइड करता था। देन इसने मलिक कबूल, एक पर्सन का नाम था, उस पूरे के पूरे मार्केट पर एक हेड हुआ करता था, कमिश्नर, और उसको उसने नाम दिया बरीद ए मंडी या शाहना ए मंडी। तो ये एक पर्सन था मलिक कबूल, इसको एक पोस्ट दी शाहना ए मंडी या वरीद ए मंडी। वरीद ए मंडी द हेड ऑफ द मार्केट सिस्टम। तो हेड ऑफ द मार्केट कौन हुआ, मलिक कबूल, वो पर्सन का नाम था, और उस पोस्ट को क्या बोला जाता था, शाहना ए मंडी, यानी कमिश्नर ऑफ मंडी। ऑल्सो द वरीद ए मंडी और मुनहियांस, एक गुप्तचर, एक स्पाई स्टैब्लिश किया। अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट सिस्टम था। पूरे मार्केट सिस्टम को देखने वाले का, केयर टेक करने वाले का जो नाम था मलिक कबूल, जो पोस्ट का नाम था शाहना ए मंडी। और इसके बारे में जानकारी रखना, शाहना ए मंडी या वरीद ए मंडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए और देखने के लिए एक स्पाई सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करता है, और उस स्पाई को बोला गया मुनहियांस। तो यानी कि एक के बाद एक के ऊपर कंट्रोल करने के लिए और एक्टिविटीज को देखने के लिए वो कई सारी पोस्ट डिजाइन करता है। देन सराय ए अदिल, एक और पोस्ट होती है सराय ए अदिल। तो ये एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मार्केट के ऊपर हेड था। द हेड ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मार्केट सिस्टम, दैट इज द सराय ए अदिल, ठीक है, was also introduced by him. And the two types of the tax under which the religious, that is जजिया and जकात। तो जजिया था वो एक हिंदू रिलीजियस टैक्स था, एंड जकात एक मुस्लिम रिलीजियस टैक्स था। यानी जजिया हिंदू दिया करते थे और जकात मुस्लिम दिया करते थे। मुस्लिम 2.5% यानी 2.5% टैक्स एज अ जकात दिया करते थे। देन द इन्फ्लेशन ऑफ द प्राइस वर कंट्रोल ड्यूरिंग हिज पीरियड 1296 से 1316 के बीच में। इसने जो इन्फ्लेशन प्राइस का इन्फ्लेशन था, यानी ग्रोथ रेट था, उसको कम कर दिया। यानी कि लोग क्या करते थे कि ये जो मूल्यों को बढ़ने, प्राइस का जो बढ़ने का सिलसिला था, उसको ये कम कर देता है, और टैक्सेशन सिस्टम इतना कंस्ट्रक्टिव फाइट बनाता है कि उसको फायदा हो, बहुत ज्यादा फायदा ये लेता है। एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन को रोकने के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन को रोकने के लिए दीवान मुस्त खराज नाम का एक, क्योंकि खराज क्या था, टैक्स था, रेवेन्यू टैक्स खराज, और उसको कंट्रोल करने के लिए और करप्शन को रोकने के लिए उसने एक पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया, दीवान ए मुक्त खराज, यानी एक ऐसा दीवान हेड जो कि खराज में यानी टैक्स में होने वाले करप्शन को रोके, मुक्त कर दे, मुक्त खराज। तो उसको क्या बोला गया, रेवेन्यू सिस्टम का या रेवेन्यू कलेक्शन का, करप्शन को एंटी करप्शन ब्यूरो का आपका वो हेड, जिसको बोला गया दीवान ए मुक्त खराज। मैं लिख देता हूं, दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है,
दीवान ए मुस्त खराज। ठीक है, तो ये एक ऐसा आपका पोस्ट था। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं। अब इसके बाद अगर गेहूं की बात करते हैं तो जो गेहूं था, ठीक है, वो कितने रुपए था? 7.5। ठीक है, 7.5 क्या? जीतल। जीतल यानी कि आपका कॉपर कॉइन, 7.5 कॉपर कॉइन प्लस 20 केजी, यानी कि 20 केजी अगर आपको गेहूं खरीदना हो तो उसके लिए आपको 7.5 जीतल कॉइन्स यानी कॉपर कॉइन्स अदा करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। और रफली क्या होता था कि मन, यानी उस समय केजी तो था नहीं, उस समय क्या था? मन। और एक मन में 20 केजी रफली हुआ करता था। ठीक है, तो एक मन में 20 केजी अनाज हुआ करता था, तो 7.5 रुपए जीतल, 7.5 जीतल यानी कॉपर कॉइन पर मन, यानी 20 किलो का 7.5 तांबे का सिक्का देना पड़ता था। वैसे ही जौ, ठीक है, जिससे राइस हो गया वो 4, ठीक है, 4 जीतल पर मन, और चावल 5 जीतल पर मन, और चीनी 1.5 जीतल पर मन, और वहीं पे सरसों जो मस्टर्ड ऑयल था, मस्टर्ड ऑयल जो है 1 जीतल पर सेर। तो उस समय जो हार्ड क्वांटिटीज थी वो मन में, ग्रेन को मन में कंसीडर किया जाता, और लिक्विड क्वांटिटीज थी उनको सेर में कंसीडर किया जाता था, और एक सेर विल बी इक्वल टू 0.933 केजी हुआ करता था, यानी लगभग आपका 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम हुआ करता था, लीटर इसको हम बोलते हैं। नमक भी ऐसे दिया कर जाता था 1 जीतल पर मन के हिसाब से। तो ये इसका पूरा रेवेन्यू सिस्टम और उसके डिपार्टमेंट्स और साथ में आपका बाजार की पॉलिसी थी, यानी मार्केट सिस्टम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर। नो डाउट ही वाज अ वेल equipped or well consolidated his army organization, and because he established the big and the permanent army, एक बहुत ही बड़ी और परमानेंट आर्मी स्टैब्लिश करता है, और हर किसी को सैलरी कैसे देता है? बाई कैश। द इंपॉर्टेंट है, बाई कैश ही सैलरी देता है। एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु हैज गिवन द सैलरी एज अ कैश टू हिज सोल्जर्स। द फर्स्ट वन इज, एंड इन रिक्रूटमेंट, तो सेना में यानी आर्मी में रिक्रूटमेंट करने के लिए इसने एक हेड बनाया था, और जिसको हम क्या बोलते हैं? मिलिट्री या डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर आरिजे मामलिक, ये था डिफेंस मिनिस्टर आरिजे मामलिक। इसको डिफेंस मिनिस्टर बनाता है, और सारे के सारे रिक्रूटमेंट इसके थ्रू हुआ करते थे। ठीक है, एंड द प्रमोशन वेयर बेस्ड ओनली ऑन सुल्तान, और जो प्रमोशन पॉलिसीज थी कि किसको प्रमोट करना है, प्रमोशन किसको देना है, वो केवल सुल्तान ही डिसाइड करता था। अब लोग उस समय कैवलरी की बात करें तो फरिश्ता जो एक हिस्टोरियन है, फरिश्ता क्या बताते हैं कि उसकी सेना में 4,75,000 कैवलरी थी, यानी घुड़सवार थे, 4,75,000 घुड़सवार। और होता क्या था कि अगर आपके पास एक घोड़ा है, सपोज अगर आप एक सैनिक है, एक आर्मी पर्सनल है, आपके पास एक घोड़ा है, यानी उसको बोलते थे एक अस्पा सोल्जर, यानी एक अस्पा सैनिक जिसके पास एक घोड़ा हुआ करता था, तो उसको सैलरी कितनी मिलती थी? 234 टंका पर ईयर। टंका का मतलब होता है सिल्वर कॉइन। तो जिसके पास एक घोड़ा होता था, उस सोल्जर को 234 टंका यानी कि द सिल्वर कॉइन्स पर ईयर दिया जाता। जिसके पास 2 घोड़े होते थे यानी 2 अस्पा सोल्जर, उसको 378 टंका पर ईयर दिया जाता था। इसके अलावा एलिफेंट्री थी, एलिफेंट्री सेना थी, देन आर्मी, पत्थर वाली आर्मी, देन भाला और पैदल वाली आर्मी। ठीक है, ये सारी की सारी आर्मीज थे, धनुष बाण तलवार भाला, ये सारी आर्मीज में थे। और वेपन्स को बनाने के लिए, वेपन्स को डिजाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए आर्सेनल को भी इसने स्टैब्लिश किया, आर्सेनल को भी कंस्ट्रक्ट किया। आर्सेनल क्या होता है? द प्लेस वेयर द वेपन्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, वेपन्स वेयर मेड एंड स्टोर्ड, जहां पे उसको बनाकर स्टोर किया जाता है उसको आर्सेनल बोला जाता है। और ऑल्सो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, इक्विपमेंट भी ये बनाता है, इक्विपमेंट भी बनाता है फोर्ट को तोड़ने के लिए, क्योंकि किले हुआ करते थे, मोटी मोटी दीवार हुआ करती थी, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े ये इक्विपमेंट तैयार करता है और मशीनरीज भी ये बनवाता है। देन अब देखिए आज के समय में क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, लेकिन आप समझिए कि उस समय भी सैनिकों को, जो हमारे आर्मी पर्सनल थे, उनको पहचानने के लिए वो क्या करता है कि डिस्क्रिप्शन, सोल्जर्स का डिस्क्रिप्शन लिखवाता है, यानी हुलिया, चेहरा की पहचान करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन लिखवाता है, उसकी इंफॉर्मेशन एक एक सोल्जर की वो रखवाता है।
देन इसके साथ जो घोड़े होते थे, जो इसके हॉर्सेस होते थे, वो ब्रांडेड होते थे, उनकी ब्रांडिंग की जाती थी, यानी उनको क्या किया जाता था, उनके ऊपर, घोड़े के ऊपर दागने की चीज थी। जैसे एक घोड़ा है, उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी है, पता चले कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का या आर्मी का घोड़ा है, तो उसमें कोई ना कोई एक साइन बना दिया जाता था उसकी बॉडी पर, सपोज ऐसा या जैसा भी या ऐसा, तो कैसा भी एक साइन बना दिया जाता था, तो घोड़े को ब्रांडिंग की जाती थी। सो मूव टुवर्ड्स इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल, देन उसने सीरी फोर्ट जो दिल्ली में है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया, अलाई दरवाजा उसको कंस्ट्रक्ट कराया जो कि दिल्ली, पुरानी दिल्ली में महरौली में स्थित है, जामा मस्जिद भी महरौली में है, एंड शमशी टैंक जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ द ओल्ड दिल्ली वहां पर है। तो शमशी टैंक, सीरी फोर्ट, अलाई दरवाजा, जामा मस्जिद, इन सब को वो कंस्ट्रक्ट करवाता है, तो ये उसके आर्किटेक्चर में आता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट, तो देयर वर ऑलमोस्ट 45 डिफरेंट स्कॉलर्स वेयर पैट्रोनेज इन हिज कोर्ट। उसके कोर्ट में 45 स्कॉलर्स हुआ करते थे, उसमें अमीर हसन, अमीर अरसलान, अमीर खुसरो और कबीरुद्दीन, तो these were the prominent and the proficient scholars which were patronized in his reign, in his court. So dear student, it was all about today's session which we have so much discussed about Alauddin Khilji. So आपके एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका आपका रेवेन्यू सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ मार्केट। तो इसको आपको बहुत ही आराम से 1 by 1 देखना है। एंड इस डेक्कन एक्सपीडिशन, ये एक्सपेंशन उसका देखना है कि कब किसने उसमें रिवॉल्ट को सप्रेस किया, एंड मिलिट्री सिस्टम आपको देखना है, और आर्किटेक्चर तो आपको याद ही हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई विल बी कमिंग बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।